हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस का क्वेश्चन पेपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 चारों सेमेस्टर के लिए, क्योंकि ये जो बुक है ना, ये जो सब्जेक्ट है, ये चारों सेमेस्टर में दिया जाता है। तो इसका जो पेपर है ना, चारों सेमेस्टर में सेम आएगा। तो देखिए, अभी तो फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है सेमेस्टर 1 और 3, और इसके जो बाकी के मैंने लगा रखे हैं ना, और भी मतलब मैंने 3 पेपर इसमें लगा रखे हैं। ये तो सेमेस्टर 1 और 3 के लिए हो गया। बाकी जो है वो सेमेस्टर 1 का है और एक सेमेस्टर 2 का है, और तीनों ही आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। उसमें सेम क्वेश्चन आ रखे हैं, मतलब रिपीटेड होते रहते हैं क्वेश्चन बार बार। तो एक बार आप पैटर्न को समझ लीजिए। देखिए, आपके दो पेपर होने वाले हैं, दो पार्ट में, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। जो ए पार्ट होने वाला है वो आपका 30 नंबर का होने वाला है और 1 घंटे की ड्यूरेशन आपकी होने वाली है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। और जो पार्ट बी है वो 40 नंबर का होगा, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं और 1.5 घंटे में आपको करने हैं। जो पूरा पेपर है ना, 70 नंबर का आपका पेपर है और 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है। और टोटल आपको 7 क्वेश्चन करने हैं, पहले पार्ट में 3 और दूसरे पार्ट में 4। और जो पहले पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो कंपलसरी है और उसमें मतलब शॉर्ट नोट है, उसमें से आपको 2 शॉर्ट नोट लिखने हैं। लेकिन जो पार्ट बी है ना, उसमें कोई भी क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है। आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से कोई 4 करने हैं। लेकिन जो पार्ट ए है, उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से कोई 3 करने हैं, और पहला वाला कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेपर लगा दिया, आप इसको देख सकते हैं। तो मेरे को जब मैं सर्च कर रहा था ना, मुझे ऐसे छोटे छोटे क्लिप में मिला, पूरी पीडीएफ फॉर्म में नहीं मिला पेपर। तो मैंने यहाँ पे क्लिप्स लगा दिया, आप मेनली क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक पेपर है, ये यहाँ पे साइड में दूसरा पेपर लगा रखा है, सेमेस्टर 2 का है। और इसी की जो अगली वो है स्लाइड, इसमें देखिए जो पेपर है, ये सेमेस्टर 1 का है। तो अभी हम इन सब के आंसर्स देखेंगे। उससे पहले अगर आप वीडियो पे पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है शॉर्ट नोट। तो आपको बताना है आसन का महत्व, की जो आसन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, जो आसन होता है वो योगा का एक फंडामेंटल एलिमेंट होता है। आसन के बिना आप योगा नहीं कर सकते। तो आसन जो योग है उसका एक मूल तत्व है और एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, जो शब्द है ये संस्कृत से लिया गया है ना, संस्कृत शब्द है आसन, तो उससे ये लिया गया है। इसका मतलब होता है बॉडी का पोस्चर। तो देखिए, आसन में आपको ऐसे बॉडी पोस्चर के बारे में बताया जाता है जिससे आपकी बॉडी में लचीलापन आता है, शक्ति आती है और आपकी एक बॉडी संतुलन में रहती है। तो देखिए, जो आसन होता है वो आपकी शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में हेल्प करता है, साथ ही साथ वो आपकी मेंटल हेल्थ को सुधारता है और आपके इमोशंस पे कंट्रोल करने में भी आपकी हेल्प करता है। और हर एक आसन का एक अलग मकसद होता है, यानी हर उद्देश्य के लिए एक अलग आसन होता है। अगर आपको पैर में लचीलापन लाना है उसके लिए एक अलग आसन होगा। आपको अगर कमर को लचीलापन देना है तो उसके लिए एक अलग आसन होगा, है ना। गले में दर्द है, गले को लचीलापन देना है तो उसके लिए एक अलग आसन होगा। तो हर चीज के लिए एक अलग अलग आसन बनाया गया है। अगला आपका शॉर्ट नोट है इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन, यानी ध्यान के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो देखिए, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो हेल्दी रहेगी और आपका इमोशनल वेलबींग होगा, यानी भावनात्मक कल्याण होगा। और अगर आपका जो डिप्रेशन है वो दूर हो जाएगा। अगर आपको किसी चीज की चिंता है, आपके ऊपर किसी चीज का तनाव है, तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो वो चीज वो दूर हो जाएगी। तो देखिए, ध्यान करने से आपका मन शांत होता है और आपका इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी फोकस करने की जो क्षमता है वो भी इंक्रीज होती है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर की कोई समस्या होती है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, तो इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल रहेगा मेडिटेशन से। और मेडिटेशन करने से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होगा, है ना। इम्यून सिस्टम मतलब होता है प्रतिरक्षा तंत्र, यानी जो भी डिजीजेस, वायरस वगैरह हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं ना, तो जो इम्यून सिस्टम होता है उन वायरसेस को मार देता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाती है मेडिटेशन करने से। और मेडिटेशन करने से आपका दिमाग शांत रहेगा और आपको अच्छे अच्छे ख्याल आने लगेंगे, और जो नेगेटिविटी है वो आपकी लाइफ से चली जाएगी और आप एक अच्छा, एक सकारात्मक व्यक्ति बन जाएंगे और आपकी जो सोच है वो भी सकारात्मक हो जाएगी। और यही आपकी पॉजिटिव सोच आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। अगला शॉर्ट नोट है, आपको बताना है पतंजलि का पहला सूत्र क्या है। तो देखिए, पतंजलि का जो पहला सूत्र है उसका नाम है अध योगानुशासनम। इसका मतलब होता है अब योग की शिक्षाएं। तो मतलब योग की जितनी भी शिक्षाएं है ना, उनका आप इसको पहला चैप्टर मान सकते हैं। तो जो ये पहला सूत्र है ना, योग की जितनी भी खोज हुई है आगे, उनका ये पहला मतलब सूत्र है। यानी इसी सूत्र से जो योग है ना उसकी शुरुआत होती है। तो देखिए, इस सूत्र में जो अथ है, अथ का मतलब है अब, यानी
वर्तमान क्षण, तो ये जो अर्थ है वर्तमान क्षण को प्रतीक करता है। और योग का मतलब है योगा, और जो अनुशासन है ना, मतलब ये बताते हैं अनुशासन या डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के साथ हमें योगा करना चाहिए। तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि चुपचाप शांत होकर योगा करना है। योगा करने का मतलब डिसिप्लिन के साथ है कि आपको डेली योगा करना है ना। आपको एक नियम बना लेना है कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे डेली योगा करना है, क्योंकि जितना आप योगा करेंगे उतनी आपकी जो स्वास्थ्य है वो भी सही होगा, मेंटल हेल्थ भी सुधरेगी और आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो जो पतंजलि ऋषि है ना, वो व्यक्तियों को आत्म प्राप्ति और आंतरिक सद्भाव की ओर मार्गदर्शन करने के लिए अनुशासन के रूप में योग की अवधारणा का परिचय देते हैं। तो देखिए ये पहला सूत्र है, मतलब योग की स्टार्टिंग इसी सूत्र से होती है। फिर इसी के बाद सारा योग जितना भी है उसके बाद और खोज इसमें की जाती है। तो एक टाइप का ये क्या है, एक मंच है ना। तो पहले सूत्र ने एक टाइप से मंच को तैयार कर दिया, इसी के बाद आगे जितने भी योग खोजे जाएंगे या बनाए जाएंगे तो इसी में ऐड किए जाएंगे। तो ये योगा का पहला सूत्र साधकों जो योगा करता है तो उनको आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा पर ले जाता है। अब आपको अगले क्वेश्चन में बताना है कि मानव शरीर के मानसिक केंद्र क्या है, विस्तार में व्याख्याएं करें। अब देखिए हिंदू धर्म में और योगा में कुछ ऐसे मानव के केंद्र बताए गए हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। तो देखिए जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, तो ये 7 चक्र होते हैं हमारी बॉडी में, है ना। और ये जो सातों चक्र होते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है ना, तो वैसे ये 7 चक्र बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की लाइन में सीधी होते हैं, है ना, दिमाग से लेके बिल्कुल नीचे रीढ़ की हड्डी तक। और इन सातों चक्रों को शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं से जोड़ा जाता है। तो देखिए इसका जो पहला चक्र है उसे हम बोलते हैं मूल चक्र, जिसे मूलाधार भी बोला जाता है। और साथ ही साथ आप इमेज को देखिए, ये मूलाधार चक्र कहाँ होता है, ये सबसे नीचे होता है। ये स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग को दर्शाता है। जहाँ पे आप बैठते हैं ना, ये चक्र वहीं पर होता है। तो इसकी वजह से जहाँ आप बैठते हैं ना, स्टेबल होकर बैठते हैं, कुछ सीधे होकर बैठते हैं, तो ये स्थिरता को दर्शाता है। फिर अगला होता है तीर्थ चक्र, तो ये पेट के थोड़ा नीचे होता है, तो इसे स्वादिष्ठान चक्र भी बोला जाता है ना। स्वादिष्ठान मतलब जहाँ पे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है ना, जहाँ पे हमारा पेट होता है ना, वहां पर ये चक्र होता है। और देखिए ये रचनात्मक और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए काम आता है। अगला चक्र होता है सौर जालक चक्र, जिसे मणिपुर भी बोला जाता है। तो ये वाला चक्र आपके पेट के थोड़ा ऊपर होता है, जहाँ पे आपके लंग्स होते हैं ना, लंग्स के बिल्कुल नीचे, है ना, जहाँ आप इमेज में देख सकते हैं आपके पेट के थोड़ा ऊपर है, बिल्कुल बीचों बीच है आपके बॉडी के। तो इस चक्र का काम है आपको व्यक्तिगत शक्ति देना, यानी ये जो चक्र है ना, आपको पूरी मतलब शरीर के एक तो बीचों बीच और एक टाइप से आपको पूरी शक्ति पर प्रोवाइड करवाता है ये, और आपको एक आत्मविश्वास देता है। अगला चक्र होता है हृदय चक्र, जिसे अनाहत भी बोला जाता है। तो ये वाला चक्र आपके छाती के बिल्कुल बीचों बीच होता है, और ये प्रेम और करुणा जैसी भावनाओं को रेगुलेट करता है। अगला होता है गला चक्र, जिसे विशुद्ध भी बोला जाता है। तो ये वाला चक्र आपके गले के केंद्र में होता है। तो इस वाले चक्र का संबंध संचार यानी कम्युनिकेशन से होता है और आत्म अभिव्यक्ति से होता है। अगला है तीसरा नेत्र चक्र, जिसे अंजना भी बोला जाता है, और ये आपके बिल्कुल सर के बीचों बीच होता है। तो देखिए ये आपकी बाहों के बीच होता है। बाहों मतलब होता है आईब्रोज, आईब्रोज के बीचों में होता है ये। तो इस वाले चक्र का संबंध अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि से होता है। फिर सबसे टॉप पर होता है क्राउन चक्र, जिसे सहस्त्रार चक्र भी बोला जाता है, और ये सिर के बिल्कुल शीर्ष पर यानी टॉप पर होता है। और ये वाला चक्र आध्यात्मिक संबंध और चेतना का प्रतीक है। तो ये टोटल 7 चक्र हमारे अंदर होते हैं जो मानव केंद्र को दर्शाते हैं। अब देखिए आपको अगले क्वेश्चन में बताना है कि जब भी आप योगा करते हैं तो योगा करने से पहले आप प्राणायाम जरूर करते हैं। तो जो प्राणायाम है उसका क्या महत्व है। तो देखिए जो प्राणायाम है वो योगा का एक मूलभूत पहलू है। इसके बिना तो मतलब योगा स्टार्ट ही नहीं होता। सबसे पहले यही वाली एक्सरसाइज यानी प्राणायाम करवाया जाता है, ताकि आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जा सके और आपको ज्यादा एनर्जी मिल सके योगा करने के लिए। और जब आप प्राणायाम करते हैं तो ज्यादा जो सांस ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है, इसका आपका मन भी शांत होता है ना। अगर आपके अंदर कोई टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, तो वो भी दूर हो जाता है, आपका बिल्कुल मन शांत हो जाता है, और फिर आप एक अच्छे से योगा को परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए शुरू शुरू में इसको इसलिए करवाया जाता है ताकि एक तो आपका शारीरिक रूप से मतलब हेल्थ स्वस्थ हो जाए, है ना। आप ज्यादा सांस लेंगे तो लंग्स में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, और सुबह के टाइम ऑक्सीजन ज्यादा होती है ना। तो सुबह के टाइम ज्यादा ऑक्सीजन लेने से मन भी शांत होगा और आपकी हेल्थ भी सुधरेगी। और दूसरा होता है मानसिक कारण, जितनी आप सांस लेंगे उतनी आपकी जो डिप्रेशन वगैरह है ना, कोई स्ट्रेस है, तो वो दूर हो जाएगा। और तीसरा कारण होता है आध्यात्मिक। जब आप सांस लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप अपनी आंखें बंद करते हैं और बिल्कुल ध्यान लगाते हैं, जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, लेकिन आप यहाँ पे सांस लेते हुए मेडिटेशन करते हैं। तो इससे आपको जो फोकस है वो भी इंक्रीज हो जाता है।
तो देखिए जो प्राणायाम है वो एक ऊर्जा का स्रोत होता है। जब आप योगा करेंगे तो आपको एनर्जी तो लगेगी, तो आप जल्दी जल्दी जो प्राणायाम करेंगे उससे आपकी जो सांस लेने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। आप ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करेंगे और आपकी जो एनर्जी है वो ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करेगी, जिससे आप ये जो योगा है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और देखिए प्राणायाम करने से जो फेफड़े है ना उनकी क्षमता बढ़ जाती है। फेफड़े मतलब जो हमारे लंग्स होते हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है ऑक्सीजन को इनटेक करने की। जितना हम रोज करेंगे ना प्राणायाम तो हमारे एक तो लंग्स स्वस्थ हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर लंग्स के अंदर कोई गंदगी वगैरह होगी वो भी साफ हो जाएगी, और जो मतलब लंग्स है ना बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। और अगर आपको कोई बीमारी वगैरह भी है, जैसे अस्थमा होता है कई लोगों को, तो इससे आपका अस्थमा भी ठीक हो सकता है। और भी कई सारे फायदे होते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मन को शांत करता है, तनाव को कम करता है, आपकी एकाग्रता यानी फोकस को इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ इससे आत्म जागरूकता बढ़ती है, और इसकी सहायता से आप मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ हो जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, जो सूर्य नमस्कार होता है वो मनुष्य के लिए एक संपूर्ण व्यायाम है। मतलब अगर आपने एक बार सूर्य नमस्कार कर लिया तो आपने मतलब पूरा योगा कंप्लीट कर लिया है ना, तो वो आपके लिए पर्याप्त है। तो इस वाक्य का मतलब इस कथन का आपको व्याख्या करनी है और आपको बताना है कि जो सूर्य नमस्कार है उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, और कैसे जो मानव के लिए वो एक संपूर्ण व्यायाम का एक मतलब माध्यम है। देखिए सबसे पहले तो आप योगा का मतलब समझे। जो सूर्य नमस्कार है इसका मतलब है सूर्य यानी सूरज भगवान को नमस्कार करना। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसमें हम सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं। तो इसमें टोटल 12 स्टेप्स होते हैं ना इस योगा को परफॉर्म करने के लिए। तो आप इमेज में देखिए, इमेज के माध्यम से समझेंगे जल्दी समझ आएगा। तो आपको टोटल इसमें 12 पोजीशंस आपको दिख रही हैं। अब देखिए जब आप ये 12 की 12 पोजीशंस करते हैं ना, तो इससे आपका जो पूरा शरीर है ना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, पूरी मांसपेशियां खिंच जाती हैं। इसमें हर बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। जैसे कि आप सीधे खड़े हैं, आपकी आप देखिए आंखें बंद करके आप हाथ जोड़ रहे हैं, तो आप आंखें बंद करके क्या कर रहे हैं, सूर्य भगवान का ध्यान कर रहे हैं। इससे आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है ना, मेंटल हेल्थ सुधरती है। फिर देखिए दूसरे स्टेप में आप पीछे जा रहे हैं और अपने हाथों से पीछे की तरफ अपने आप को खींच रहे हैं। तो पीछे की जो मतलब जितनी भी मतलब वो है नसें वगैरह है सब मतलब आपका खिंच जाएगा। फिर देखिए अगले स्टेप में आप आगे झुकना होता है आपको, है ना, पूरा शरीर दोनों हाथों को जमीन पर टच करना होता है। फिर एक टांग पीछे ले जानी होती है, फिर टांगे भी खिंचती हैं, है ना, फिर दोनों टांगे खींचनी पड़ती है ना। फिर आप नीचे झुकते हैं जैसे पुशअप मारते हैं वैसे। फिर अपने दोनों हाथों को सीधा करते हैं और ऊपर मतलब स्ट्रेच करते हैं गर्दन को, है ना, पूरी गर्दन झुकती है। फिर पीछे बीच में से अपने आप को उठाते हैं ऊपर, है ना, डी बनाते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, फिर एक टांग को आगे खींचते हैं, फिर दूसरी टांग को खींचते हैं और फिर ऊपर उठ जाते हैं। फिर वही सेम प्रोसेस जो आपने शुरू में करा होता है, फिर वही उसको रिपीट करते हैं। तो जैसा कि आप इन 12 पोजीशंस को देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि आप पूरी बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी बॉडी को खींच रहे हैं, है ना। तो जो ये सूर्य नमस्कार है एक ऐसी योगा मतलब टेक्निक है कि उसमें आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, पूरे मतलब बॉडी में एक लचीलापन आ जाता है। आपके चाहे रीढ़ की हड्डी हो, कंधे हो, है ना, जो भी अंग है, पैर हो गया, हाथ पैर हो गया, सब स्ट्रेच हो जाते हैं ना, सब में एक मतलब खिंचाव आ जाता है। और जितना आप इसको गतिशील यानी जितनी स्पीड से आप ये सूर्य नमस्कार करेंगे आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी आएगी, है ना, आपकी बॉडी उतनी लचीली हो जाएगी और काफी मतलब शेप में भी आ जाएगी। अगर आप मोटे हैं ज्यादा तो आप बिल्कुल आपकी बॉडी स्लिम हो जाएगी अगर आप ये रोज योगा करते हैं तो। और अगर आपकी बॉडी में अगर पेन वगैरह भी है ना कहीं, तो इससे रिलीफ हो जाएगा। अगर कमर दर्द है तो आप ये सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अगर पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, अगर मांसपेशियों में दर्द रहता है, तो अगर आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो सब दर्द ठीक हो जाएगा। अब देखिए हमने चारों क्वेश्चन कर लिए। चारों क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं पेपर में, ठीक है। अब अगला पार्ट देखिए बी पार्ट, इसमें कोई 5 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो फिर से रिपीटेड आ गया, आपको मेडिटेशन के ऊपर बताना है कि मतलब जो हम व्यक्ति ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से हमारी जो लाइफ है उस पर क्या गहरा प्रभाव पड़ता है ध्यान करने से, तो वो आपको बताना है। तो जब मैंने आपको इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन पढ़ाया था ना, तो आप वही सेम आंसर इस आंसर में भी लिख सकते हैं ना। तो दोनों पार्ट आप चेक कर लीजिए कौन सा आंसर सेम आया, तो उसको जरूर करिए, क्योंकि आप एक ही आंसर लिखेंगे और आपको 2 आंसर के नंबर मिल जाएंगे। चलिए ये तो आपको मैंने समझाई दिया, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है, आंखों को आराम देने के लिए विभिन्न व्यायामों की सूची बनाएं और उनका वर्णन करें। अब देखिए आपकी आंखों में दर्द है, अब आपको आंखों का व्यायाम यानी एक्सरसाइज करनी है, तो आपको मतलब 5-6 एक्सरसाइज बता देनी है और उनको डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। तो देखिए पहली जो एक्सरसाइज है वो है पामिंग। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, आप पहले चेयर पे बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने दोनों हाथों लीजिए और उनको रब करिए, है ना, आपस में घिसिए। जो फ्रिक्शन की वजह से आपके हाथ क्या गर्म हो जाएंगे, फिर उन गर्म हाथों को आंखों पे रखिए, इससे आपकी आंखों को रिलैक्स मिलेगा। दूसरा तरीका होता है आंख घुमाना। देखिए इसमें आपको तेजी से नहीं, धीरे धीरे अपनी आंखों को घुमाना है। सबसे पहले ऊपर देखिए,
फिर साइड में देखिए, फिर नीचे देखिए, फिर उस दूसरी साइड देखिए, फिर ऊपर देखिए। तो अपनी आंखों को धीरे धीरे रोटेट करवाइए। पहले क्लॉकवाइज करिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज करिए, इससे अपनी आंखों को थोड़ा आराम मिलेगा। फिर अगला स्टेप है फोकस शिफ्टिंग। अब देखिए इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना होता है, आपको एक पेन लेना है, पेंसिल लेना है, कुछ भी आप चीज ले सकते हैं, उस पर फोकस करना है ना। अपने हाथ में रखिए, हाथ सीधा रखिए, फिर उसमें फोकस करिए। अब क्या करना है, आपको धीरे धीरे फोकस करना, फिर धीरे धीरे पेंसिल को अपने पास लाना है। फिर धीरे धीरे पेंसिल को पास लाइए, लेकिन फोकस नहीं हटना चाहिए, फोकस उसी पे रखिए। फिर धीरे धीरे पेंसिल को दूर ले जाइए, फिर पास लाइए। तो अपने फोकस को हिलने नहीं देना है ना, इससे अब आपकी आंखों पे जोर कम पड़ेगा और आपकी आंखें सही हो जाएंगी। अगला स्टेप होता है पलके झपकाना। अब देखिए कई लोग ऐसे होते हैं, जब वो फोन चलाते हैं तो पलके ही नहीं झपकाते, इससे आपकी आंखों पे जोर पड़ता है। तो पलके आपको झपकाते रहनी चाहिए, है ना। जल्दी जल्दी झपका सकते हैं और धीरे धीरे भी आप झपका सकते हैं, मतलब कम से कम 20 या 15 सेकंड में एक बार पलके जरूर झपकानी चाहिए आपको। क्योंकि देखिए पलके झपकाने से क्या होता है कि पलकों आपकी आंखों पे ना एक पानी की मतलब जो लेयर है ना वो बिछा देती है ना। अगर आप पलके नहीं झपकाएंगे तो आपकी आंखों पे जो मतलब लिक्विड है या जो पानी है वो सूख जाएगा थोड़ी देर बाद। तो आपको तुरंत ना पलके झपकानी रहनी है, ताकि आपकी आंखों पे जो लिक्विड है ना वो बना रहे। मतलब आपकी आंखें ना सूखनी नहीं चाहिए, अगर आपकी आंखें सूखेंगी ना तो आपकी मतलब आंखों पे जोर पड़ेगा। तो आपकी आंखों को गीला रखना है, या तो आप थूक लगा सकते हैं थोड़ा डाल के, या आंखों पे छींटे मार सकते हैं। अगली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं निकट सुदूर फोकस। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर आपको फोकस करना है। फिर आपको तुरंत एकदम से दूर जो ऑब्जेक्ट है ना उस पर फोकस करना है ना। तो इससे आपकी जो आंखों की फोकस करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। सबसे पहले पास की चीज पे फोकस कीजिए, फिर एकदम से दूर की चीज पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। फिर ये आपको रिपीटेडली करना है। तो ये 5 एक्सरसाइज को करके आप अपनी आंखों को सुधार सकते हैं। अब ये तो हो गया आंख के लिए। अब अगले क्वेश्चन में आपको गर्दन के लिए बताने की, अगर आपकी गर्दन में दर्द रहता है तो उसके लिए कोई 5 एक्सरसाइज या 4 एक्सरसाइज बताइए। तो देखिए अगर आपके गले में दर्द रहता है ना, इसका मतलब ये कि आपने बिल्कुल जो अपना सर है ना एक ही डायरेक्शन में रख रखा है, आप अपने सर को बिल्कुल हिलाते नहीं है। तो इससे क्या होता है, गर्दन का जो लचीलापन होता है ना वो कम हो जाता है। तो सबसे पहले आपकी गर्दन को ना आपको लचीलापन लाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी गर्दन को घुमाइए, है ना। पहले साइड में देखिए, फिर सामने देखिए, फिर दूसरी साइड देखिए, फिर सामने देखिए। तो आपको गले को ना बिल्कुल रोटेट करना है, वो भी धीरे धीरे, एकदम से नहीं करना। एकदम से करेंगे तो शायद मुंडी टूट सकती है। तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है आपको, यानी झुक कर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल सीधी रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। और फिर आपको धीरे धीरे गर्दन को धीरे धीरे घुमाना चाहिए। फिर जब साइड में घुमाएंगे तो फिर आपको ऊपर नीचे भी घुमाना है। पहले ऊपर देखिए, फिर सामने देखिए, फिर नीचे देखिए, फिर सामने देखिए, फिर ऊपर देखिए, फिर सामने देखिए। है तो ऐसे करके ऊपर नीचे और दाएं बाएं अपनी गर्दन को पूरा घुमा दीजिए। तो देखिए दूसरा तरीका होता है, जहाँ पे आपके कान है ना, कान को आपने कंधे पे टच करवाना है। तो कान को कंधे पे टच करवाइए, फिर दूसरे कान को दूसरे कंधे पे टच करवाइए, है ना। तो एक तो हो गया ऊपर नीचे वाला, एक हो गया कंधे पे टच करवाने वाला, तीसरा हो गया मतलब दाएं बाएं देखना, है ना। तो ये 3 तरीके की एक्सरसाइज होगी। अब चौथी क्या होती है, इसमें आपको हाथ से अपनी गर्दन को पकड़ना है, मतलब सर को पकड़ना है, और हल्का सा मतलब धक्का मारना है ना। जैसे आप गर्दन चटकाते हैं ना, आप धक्का मार के गर्दन चटका के चट सी आवाज आती है, तो वैसे करना है आपको। तो ये 4 एक्सरसाइज हो सकती है गर्दन के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसको कैसे किया जाता है, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो आप इमेज देखिए, आपको इमेज समझ आ गई तो आप खुद ही भी पेपर में बना के आ सकते हैं। तो इसमें देखिए एक वुमेन बैठी हुई है, क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपको इसमें आलती पालती मारनी होती है। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। तो आपकी जो एक अंगूठा है दूसरे मतलब नाक पे होना चाहिए छेद के, और जो एक उंगली खुली होनी चाहिए ना। तो एक साइड से आपको सांस लेनी है, फिर थोड़ी देर उसको होल्ड करना है, फिर उस पे उंगली रखकर फिर दूसरा छेद बंद करके दूसरे छेद से फिर सांस छोड़नी होती है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। फिर ये आपको रिपीटेड करना होता है ना। तो इसी को बोलते हैं नाड़ी शोधन व्यायाम। इसमें मेनली जो सांस वाली है ना, वो जैसे प्राणायाम होता है ना, प्राणायाम तो जल्दी जल्दी होता है, लेकिन ये वाला धीरे धीरे होता है। इसमें आपको एक नाक से सांस लेनी होती है और दूसरे नाक से छोड़नी होती है, फिर दूसरे नाक से सांस लेनी होती है और फिर पहले वाले नाक से छोड़नी होती है। तो इसे बोलते हैं नाड़ी शोधन व्यायाम। तो देखिए जो नाड़ी शोधन है वो एक वैकल्पिक नासिक श्वास एक यौगिक प्राणायाम तकनीक है। मतलब नासिक मतलब नाक से सांस लेने वाली एक प्राणायाम तकनीक है, जो संतुलन यानी स्टेबिलिटी और विश्राम है ना इसको बढ़ावा देती है। तो जैसे प्राणायाम के फायदे थे ना, वैसे ही नाड़ी शोधन प्राणायाम के भी फायदे हैं। आप जैसे सांस लेंगे, आपके एक तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका माइंड शांत होगा, है ना। आपका जो फोकस है वो भी इंक्रीज होगा। और देखिए जब आप ये नाड़ी शोधन व्यायाम करते हैं तो कम से कम आपको 15 से 10 मिनट करना चाहिए। ये नहीं आपने एक दो बार सांस लिया और हो गया, कम से कम 5 से 10 मिनट तक ये करते रहिए, तभी आपको इसका लाभ होगा। अब अगले क्वेश्चन में आपको बताना है पतंजलि का दूसरा सूत्र क्या है।
तो जो पतंजलि के पहला और जो दूसरा सूत्र है ना, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, है ना। शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब देखिए पतंजलि का जो दूसरा सूत्र है वो हमें बताता है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, जिसका अर्थ होता है योग मन के उतार चढ़ाव की समाप्ति है। यानी देखिए आप जब योगा करते हैं तो आपका जो मन है वो शांत हो जाता है, स्टेबल हो जाता है ना। अगर आपको कोई डिप्रेशन है, कोई स्ट्रेस है, तो कोई एंजाइटी है, तो वो दूर हो जाती है ना। आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं होती है, आपको बस शांत मन से ध्यान करना होता है, मेडिटेशन करना होता है ना। और योगा करने से जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो भी सुधरती है। देखिए ये जो सूत्र है ना, योगा का जो मेन पर्पज है, मतलब हम योगा क्यों करते हैं, ताकि हमें बॉडी को स्वस्थ हो जाए, हमारी बॉडी, और हमारा जो मन है वो भी शांत हो जाए। तो जो ये दूसरा सूत्र है पतंजलि का, ये जो योगा का जो मेन मकसद है, यानी जो पूरा जो सार है योगा का, उसके बारे में हमें बताता है। तो जो दूसरा सूत्र है हमें बताता है कि अगर आप योगा करते हैं तो आपके मन में जितना भी उतार चढ़ाव चल रहा है ना, आपका कोई टेंशन है ना, आपको किसी चीज की चिंता हो रही है, तो वो आपका जो जितनी सारी चिंता है ना वो दूर हो जाएंगी, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, है ना। और आपका जो फोकस लेवल है वो भी बढ़ेगा। इससे आपकी लाइफ में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगी, है ना। अगर आपको लाइफ में जल्दी सक्सेस होना है तो योगा करना स्टार्ट कर दीजिए। योगा करने से आपके स्ट्रेंथ और जो फोकस करने की क्षमता है वो दोनों इंक्रीज होगी। अब देखिए पतंजलि का जो दूसरा सूत्र है, इसमें सबसे पहला वर्ड है योगा। योगा का मतलब योगा ही है, और जो चित्त और वृत्त है, इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव जो मन में चल रहे होते हैं। और दूसरा है निरोध है, निरोध मतलब खत्म, यानी समाप्त हो जाना। तो योगा करने से आपके मन में जितना भी उतार चढ़ाव चल रहा है वो सब समाप्त हो जाता है। तो ये पतंजलि का दूसरा सूत्र है। अब देखिए जो अगला है सिंपल ध्यान, ये एक शॉर्ट नोट है जो मैंने दूसरे सेकंड सेमेस्टर के पेपर से लिया है ना। और बाकी ये जो मैंने पेपर आपको लगाए ना, उसमें मेनली सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही आए हैं, तो बस अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो देखिए सिंपल ध्यान वही है मेडिटेशन, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है, सेम सेम बट डिफरेंट। तो देखिए जो ध्यान यानी मेडिटेशन होता है वो प्राचीन परंपराओं में निहित एक गहन अभ्यास है। इसमें जागरूकता और आंतरिक शांति की उच्च स्थिति प्राप्त होती है। यानी जब आप ध्यान करते हैं तो इससे आपका जो दिमाग है वो एक ही जगह केंद्रित हो जाता है, जिससे आपको आत्म जागरूकता की अनुभूति होती है। और साथ ही साथ आपका दिमाग को एक अखंड शांति का अनुभव होता है, जिससे आपका दिमाग पूरी तरीके से शांत हो जाता है। ध्यान करते वक्त जो अभ्यास करता होता है, जो योगा करने वाला होता है, वो आराम से जमीन पे बैठ जाता है, आंखों को बंद कर लेता है ना। और मन में कोई एक जगह फिक्स कर लेता है, मतलब एक बिंदु को एक सेट कर लेता है और उसी के ऊपर अपना फोकस डालता है ना। कोई तो भगवान के इमेजेस मन में रखते हैं ना, या फिर कोई एक पॉइंट मन में रखता है कोई, है ना। तो फिर उसी पे फोकस अपना डालता है और ध्यान करने लगता है, मेडिटेशन करता है, और दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देता है। और फिर वो कुछ भी नहीं सोच रहा होता, उसके मन में कुछ भी नहीं चल रहा होता। जो भी चिंताएं होती है, जो भी स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, वो उसको भूल जाता है। तो देखिए अगर जो सिंपल ध्यान है, यानी जब जो व्यक्ति है वो रोज मेडिटेशन करता है, तो इससे उसका एक तो दिमाग शांत रहेगा, है ना। उसको अपने भावनाओं के बारे में पता चलेगा, उसको अपने से जो उसका रिलेशन है ना वो सुधरेगा ना। आपका अपने साथ कैसा रिलेशनशिप है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी मेडिटेशन से। और सिंपल ध्यान की मदद से आपको एक आंतरिक शांति मिलेगी, और साथ ही साथ आप आत्म खोज की दिशा में निकल पड़ेंगे। तो यहीं पे हमारी वीडियो एंड होती है। अब देखिए इसमें मेनली कुछ टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर इनको अच्छे से कर लेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। सबसे पहला है पतंजलि के जो पहले और दूसरे सूत्र है उनको कर लीजिएगा। मेडिटेशन क्या है, योगा क्या है, आसन क्या है, और जो नाड़ी शोधन है उसको कर लीजिएगा। और जो सूर्य नमस्कार है उसके क्या स्टेप्स है ना, वो कैसे कैसे फॉलो होते हैं। और मेडिटेशन जरूर कर लीजिएगा। तो ये कुछ टॉपिक्स है, अगर इनको कर लेंगे तो आपका आसानी से पास हो जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।